अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। आज पार्ट 2 को पढ़ते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम को हम खत्म कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। डियर व्यूअर्स, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने इस लेक्चर से पहले जो पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने सब कुछ पढ़ा है। इसमें हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा था, उसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम का डिफिनेशन हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सब कुछ हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट लेते हैं और आगे जाके सबको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड। डियर व्यूअर, थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप की तरह ये इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इसका शेप होता है जो ये हमारे नेक में मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड। ये अगर हम इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन पढ़े तो ये सर्वाइकल वर्टिब्राई नंबर 5, 6, 7 एंड थोरेसिक वर्टिब्राई नंबर 1, यहाँ तक इसी के दरम्यान में जो है ना, इसी रीजन में ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है जो बटरफ्लाई शेप होता है। ये जो है ना हाईली वस्कुलराइज्ड ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और इसी थायराइड ग्लैंड्स के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और इसी जो 2 लोब्स होते हैं थायराइड के अंदर, इसी से ही थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वहां पर जो है ना होता क्या है, वहां पर थायरोग्लोबुलिन होता है। थायरोग्लोबुलिन ही से जो है ना क्या बनते हैं, T3 और T4 हार्मोन बनते हैं। तो अब देखिए, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन बनाने के लिए करना क्या होगा, थायराइड को स्टिमुलेशन मिलना होगा, थायराइड को मैसेज मिलना होगा। अब थायराइड को मैसेज कौन देगा, स्टिमुलेट कौन करेगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस पार्टिसिपेट करेगा। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे जाके हमारे थायराइड पे काम करेगा और थायराइड से T3 T4 हार्मोन बन जाएगा। इसी तरह हमारे थायराइड ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन भी बनता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड से बनता है। वहां पर पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड के अंदर, जहां से जो है ना ये कैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है। अब T3 और T4 हार्मोन की अगर हम फंक्शन को पढ़े, थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को अगर हम पढ़े तो ये कहते हैं कि जो T3 T4 हार्मोन होता है, एक तो ये ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए, बोन्स ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी वजह से कहते हैं कि जब बच्चा 3 मंथ्स का होता है, फिटल लाइफ की हम बात करते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ की हम बात करते हैं। जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी के अंदर होता है, तो 3 महीने बाद उसकी T3 T4 हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं और वो उसका ग्रोथ करा देता है, बच्चे को ग्रो कर देता है। तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्यूबर्टी के लिए, बुलूगत तक, एडल्टहुड को एंटर होने के लिए, प्यूबर्टी स्टेज को क्रॉस करने के लिए भी थायराइड हार्मोन जरूरी होता है जो ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को प्रमोट करता है। इसी तरह जो है ना मेटाबॉलिज्म को भी ये मेंटेन करता है, हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन करता है, BMR जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम इसको कहते हैं कि हमारे बॉडी को 24 आवर्स में कितनी कैलोरीज रिक्वायर है, जिसके बेस पे हमारी बॉडी नॉर्मल परफॉर्म करेगी। तो बॉडी को बीमार या कैलोरीज प्रोवाइड करने के लिए भी T3 T4 हार्मोन जरूरी है। इसी तरह जो है ना एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है, उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को स्टेबलाइज करने के लिए भी थायराइड हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है। साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, पीरियड को रेगुलेट करना, मेंसेस को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, ये भी थायराइड हार्मोन का फंक्शन है। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। अगर थायराइड के अंदर कोई मसला आ जाएगा तो यह हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म हम किसको कहते हैं, जिसमें T3 T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी T3 T4 हार्मोन ज्यादा बनेंगे तो होगा क्या, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वजन कम हो सकता है मरीज का, या वजन ज्यादा भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, पीरियड इरेगुलर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, टेकिकार्डिया जिसको हम कहते हैं हार्ट बीट, वो भी बढ़ जाता है। और इसी तरह जो है ना पफी आईज, जो आंखें होती हैं मरीज की, वो भी जो है ना बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा निकल आते हैं, आंखें भी बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स में आता है।
अगर किसी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें होता क्या है कि थायराइड के हार्मोन कम बनते हैं, तो इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, ठंड मरीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, डिक्रीज स्वेटिंग, पसीना जो है ना कम निकलेगा मरीज से, इसके अलावा हार्ट रेट भी कम होगा मरीज का, उसको पट्टों में दर्द भी होगा, मसल स्ट्रेन होगा, और इसी तरह इर्रेगुलर पीरियड भी होगा, साइकिल भी डिस्टर्ब होगा फीमेल की। अब इसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक्चुअली 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो ये एक्चुअली थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर ही ये मौजूद होते हैं। मतलब ये 4 ग्लैंड्स जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो ये भी एक हार्मोन बनाता है पैराथार्मोन, और ये हार्मोन जो है ना हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है? मसल्स कंट्रैक्शन के लिए, पट्टों को कंट्रैक्ट करने के लिए, मसल्स मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिशन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंपल्सेस जाते हैं, जो मैसेजेस जाते हैं, ब्रेन को जाते हैं, ब्रेन से वापस आते हैं, उसकी ट्रांसमिशन के लिए भी जरूरी है, और ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसी के लिए जरूरी होते हैं। अब जब कैल्शियम की अगर हमारे बॉडी में कमी आ जाएगी तो क्या होगा? मसल स्पेन हो सकता है, बोन स्पेन हो सकता है, या क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप नहीं होगा। ये पैराथार्मोन का फंक्शन है। इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें डियर व्यूअर, तो ये वो ग्लैंड होता है जो हमारे किडनीज के ऊपर होता है, ठीक है। किडनीज के ऊपर हमारे 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना ऊपर होता है, और इसके नीचे जो है ना एड्रिनल मेडुला होती है। अब ये कहते हैं कि ये दोनों ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे किडनी के ऊपर ये लोकेट हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है डियर व्यूअर से 3 हार्मोन्स बनाता है, और उसको हम कहते हैं स्टीरॉयड्स हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से या लिपिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल होंगे उसको हम कहेंगे स्टीरॉयड हार्मोन, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। और जो हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना ये 3 स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, और साथ में 6 हार्मोन बनाता है। ये तीनों स्टीरॉयड हार्मोन है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में 3 हार्मोन्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल भी बन सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, और कॉर्टिकोस्टेरोन भी बन सकता है। तीनों के तीनों स्टीरॉयड हार्मोन है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं इसकी फंक्शन क्या होती है? ये तीनों हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन है एनर्जी सिंथेसिस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, स्ट्रेस को मेंटेन करना, ठीक है। इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर किसी बंदे को इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर दर्द होगा, वहां पर रेडनेस होगी, वहां पर स्वेलिंग होगा, वहां पर जो है ना फंक्शन डिस्टर्ब होगा उस ऑर्गन का, वहां पर हीटनेस भी ज्यादा होगी, ठीक है, वो जगह गर्म भी ज्यादा होगी। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ये तीनों हार्मोन जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और उसको इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करेगा। इसी तरह दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से जार है मिनरल्स, ये हमारे ब्लड में मिनरल्स को मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम सब कुछ आ जाते हैं। इसको हमारे बॉडी में मेंटेन करना, वाटर लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है। और इसी तरह ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को भी रेगुलेट कर रहा होता है। अब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, अब ध्यान में रखिए डियर व्यूअर्स, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें होता क्या है, जिसमें रेनिन एंजाइम पार्टिसिपेट करता है और इसमें एंजियोटेंसिन प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। होता क्या है, ये एक्चुअली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए सिस्टम जरूरी होता है, सोडियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। अब होता क्या है, अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में रेनिन एंजाइम जो है ना किडनी से प्रोड्यूस हो जाएगा। रेनिन एंजाइम है जो किडनी से बनता है। ये एंजाइम करेगा क्या, ये एंजाइम जो है ना एंजियोटेंसिन पे काम करेगा। एंजियोटेंसिन ये एक प्रोटीन है जो हमारे लीवर से बनता है।
तो रेनिन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन 1 में। फिर होगा क्या, फिर एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है ना एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिनोजन 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा एंजाइम आएगा जिसको हम कहेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग से आता है। ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 2 में, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन हो जाएगी और हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसको भी रेगुलेट करता है। अब इन हार्मोन्स को अल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए भी हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है। हाइपोथैलेमस करता क्या है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज करता है। ये रिलीज आगे आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच हार्मोन रिलीज करता है और ये एसीटीएच आगे जाके हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है और इसी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसी तरह 6 हार्मोन्स भी आ जाते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। इसमें एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एनएच, ये सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं जो मेल के लिए भी जरूरी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसके साथ साथ जो है ना ऑर्गन मैच्योरेशन के लिए भी जरूरी होते हैं, इसके साथ साथ ओव्यूलेशन के लिए भी जरूरी होते हैं और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी ये हार्मोन जरूरी होते हैं। अब इसके बाद है दूसरा पार्ट है एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा हिस्सा है। ये जो है ना कहते हैं कि ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है। नर्वस टिश्यू जब एम्ब्रियो जेनेसिस होती है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है यूट्रस के अंदर, तो वहां पर नर्वस टिश्यू जो होती है उसी नर्वस टिश्यू से हमारी एड्रिनल मेडुला बनती है और ये इसकी जो स्टिमुलेशन मिलती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला को। अब एड्रिनल मेडुला से बनता क्या है, एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन्स बनते हैं। एक बनता है एड्रेनालिन जिसको हम एफाइनेफ्रिन भी कह सकते हैं, एफाइनेफ्रिन, और दूसरा हमारे पास बनता है नॉर एड्रेनालिन, नॉर एफाइनेफ्रिन हम इसको कह सकते हैं। 80% जो हार्मोन बनता है एड्रिनल मेडुला से वो एड्रेनालिन होता है और 20% जो बनता है वो नॉर एड्रेनालिन होता है। अब एड्रेनालिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस को स्टिमुलेट करता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता क्या है, जब भी कोई स्ट्रेस आ जाए, जैसा कि अगर हम बहुत ज्यादा डर जाए, हम कोई बहुत ही बुरी खबर सुने या हमें कोई डराए, तो उस डराने की वजह से हमारा एड्रेनालिन का लेवल बढ़ जाता है जिसमें हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाते हैं। ये कौन करता है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है जो एड्रेनालिन इसको रेगुलेट करता है। फिर इसकी अल्टरनेट दूसरा सिस्टम एक्टिवेट होगा, दूसरा हार्मोन बनेगा जिसको हम कहेंगे नॉर एड्रेनालिन, और नॉर एड्रेनालिन का फंक्शन क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब ये कि एड्रेनालिन हार्मोन में जिन जिन जगहों पे चेंजेस लाई होगी, जो जो फंक्शन वो तेज हुए होंगे उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, इसी नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का काम है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं पेनक्रियाटिक आइसलेट्स। ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं पेनक्रियास के अंदर, क्योंकि पेनक्रियास जो होता है, लबलबा जो होता है, ये एंडोक्राइन पेनक्रियास में भी रोल प्ले कर देता है और साथ में एक्सोक्राइन में भी रोल प्ले करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका रोल होता है और इस तरह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका रोल होता है। इसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी हम कह सकते हैं। ये 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, इसमें अल्फा सेल्स आ जाते हैं, बीटा सेल्स आ जाते हैं और डेल्टा सेल्स आ जाते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन करता क्या है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस करने के लिए क्या करेगा, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये बीटा सेल से बनते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ है तो इसको कम करने के लिए क्या बनेगा, इंसुलिन बनेगा। और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनता है जो ये एक स्टॉपिंग हार्मोन है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम कर देता है, रोक देता है। इसी तरह पीनियल ग्लैंड का जिक्र भी हम करते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है ना ये भी एक हार्मोन बना देता है, मेलेटोनिन हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है ना करता क्या है, ये हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है, स्लीप साइकिल को, सर्केडियन साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है। अब सर्केडियन साइकिल क्या चीज है, सर्केडियन साइकिल हमारे बॉडी का वो साइकिल है जो हमारे बॉडी को 24 आवर्स के मुताबिक कंट्रोल करती है।
जिस टाइम पे हमें जो हार्मोन चाहिए होगा उसको प्रोड्यूस करेगा, जो हमें नहीं चाहिए होगा उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बॉडी को 24 आवर्स के मुताबिक चलाना ये सर्केडियन साइकिल का काम है। तो डियर व्यूअर्स, ये 60 साल लेक्चर था एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। यहाँ तक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टॉपिक है जिससे आपको कंफ्यूजन है वो सजेस्ट करें, इंशाल्लाह हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।